जाएगी। साला कल का फिरंगी लौंडा आया और सबके सामने तुम्हारे मुंह से मालपुआ खींच के बकोस के। शरत घोड़ों पे लगाते हैं कठोर, शेरों पे नहीं। अरे धम 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 धड़म धड़ैया रे, सबसे बढ़े लड़ैया रे ओंगारा। सिर्फ डीडी नेशनल पर, इंडिया का अपना चैनल। लोकतंत्र का भाग्य विधाता बने जागरूक हर मतदाता। भारत निर्वाचन आयोग लेकर आया है वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट। इस बार जब आप ईवीएम में अपने पसंद के प्रत्याशी का बटन दबाएं तो ध्यान रखें, ईवीएम पर पसंद के प्रत्याशी के नाम के सामने लाल बत्ती जलेगी और ठीक उसी समय ईवीएम के बगल में रखे हुए वीवीपैट के प्रिंटर में एक पर्ची छपती है। 7 सेकंड बाद तक यह पर्ची स्वयं कटकर बॉक्स में गिर जाती है। उसे देखकर यह सुनिश्चित कर लें कि पर्ची पर आपके द्वारा चुने गए प्रत्याशी की क्रम संख्या, प्रत्याशी का नाम एवं उसका चुनाव चिन्ह दर्ज है। ये इस बात का सबूत है कि आपका वोट आपके पसंद के प्रत्याशी को ही गया है। यह जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। लोकतंत्र का भाग्य विधाता बने जागरूक हर मतदाता। नमस्कार, स्वागत है आपका दूरदर्शन भोपाल के लोकप्रिय कार्यक्रम कानूनी सलाह में। हर बार की तरह हाजिर हैं आपके लिए एक नए कानूनी विषय पर चर्चा लेकर। आज का हमारा विषय है खाद्य सुरक्षा अधिनियम और उपभोक्ता संरक्षण पर बातचीत। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं श्री राजकिशोर स्वाई, जो अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग में। आपका स्वागत है सर, थैंक यू सो मच आप यहाँ आए। आपको याद दिला दें, ये एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है, तो आप टेलीफोन के माध्यम से हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं और खाद्य सुरक्षा से संबंधित उचित कानूनी मशवरा आपको आज के हमारे गेस्ट एक्सपर्ट देंगे। टेलीफोन नंबर से आपको याद दिला दें, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी दिखाए जा रहे हैं। नंबर है 0755266049 और टोल फ्री नंबर है 1800233040। हमें आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। आज का हमारा विषय है खाद्य सुरक्षा अधिनियम और इससे संबंधित उपभोक्ता संरक्षण की बातें। तो आपको बता दें कि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, इसमें सभी एक संवैधानिक अधिकार है कि उनको खान पान की चीज़ें आसानी से उपलब्ध कराई जाएं, उनका अधिकार है ये। लेकिन एक अधिनियम भी आया जो है खाद्य सुरक्षा अधिनियम। इसके आने की वजह के बारे में सर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। बहुत अहम सवाल आपने किया है जी। हम ये आपको बताना चाहेंगे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में जी भारत के पार्लियामेंट ने पास किया। ये जो कानून है जी खाद्य सुरक्षा के दिशा में भारत वर्ष में एक अहम कानून है। पहले भी हम जो गरीब है, जो बेसहारा है, जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, हाँ जी, उनके लिए प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार खाद्यान्न उपलब्ध कराने का व्यवस्था करते आ रहा था जी। ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू होने के बाद ये हर आदमी का, हर पात्र व्यक्ति का एक कानूनी हक और कानूनी अधिकार ये बन गया। अगर व्यक्ति को अभी पीडीएस दुकान के माध्यम से राशन नहीं मिलता है या महिला बाल विकास विभाग द्वारा संचालित जो पूरक पोषण आहार कार्यक्रम है उसके अंतर्गत महिलाओं को और बच्चों को पूरक पोषण आहार और पौष्टिक आहार नहीं मिलता है या मध्याह्न भोजन के अंतर्गत 14 साल से कम उम्र के स्कूल जाने वाले बच्चों को अगर गर्म भोजन नहीं मिलता है, इसी प्रकार का मातृ वंदना योजना के अंतर्गत अगर हर गर्भवती माता को अपने पहले प्रसव के लिए जो 6,000 रुपया का अनुदान है वो नहीं मिलता है, तो उसके लिए वो अपना लड़ाई लड़ सकती है। जो नोडल अफसर है, जिला कलेक्टर है, राज्य खाद्य आयोग है, उनके पास दरखास्त कर सकती है, कंप्लेन कर सकती है और उसका निराकरण करा सकती है। जी जी। तो इस प्रकार से जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जब से बना है तब से हर पात्र व्यक्ति का खाद्य सुरक्षा उसका एक कानूनी हक बना है। हमको इस नज़रिया से इस कानून को देखना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए और उसका पालन हमको अक्षरशः करना चाहिए। जी, ये जो मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप थोड़ा सा जानकारी दें कि ये आयोग का एक्चुअली में काम क्या है, क्योंकि जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं इन सुविधाओं को हासिल करना चाहते हैं, जो इसकी ज़रूरत महसूस करते हैं। कई बार वो एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता है बहुत सी ऐसी पॉलिसीज़ का, जिसके कारण वो इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। आयोग का इसमें क्या रोल रहता है? देखिए, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है उसमें एक स्पष्ट प्रावधान है कि हर राज्य सरकार। सर, आपको इंटरप्ट करूँगी, एक फ़ोन कॉल हम ले लें? हाँ जी, हमारे साथ फ़ोन कॉल पर एक दर्शक जुड़े हैं, पारस हैं बालाघाट से। हेलो 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 जी, स्वागत है आपका पारस जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ मैडम जी, नमस्ते। नमस्ते जी, सवाल पूछिए। मैम, मेरा सवाल था कि एक आम आदमी के जीवन में यह अधिनियम किस प्रकार से मददगार है मैम? जी जी, ज़रूर। जैसा कि इस फ़ोन कॉल के पहले भी हम बात कर रहे थे, बताएं अधिकारी की। मैं आपको बताऊं, ये आम आदमी को ध्यान में रखते हुए ही ये कानून बनाया गया है और इस कानून के अंतर्गत जो खाद्य सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है, मैं जैसे कि बताया कि ये 4 मुख्य योजनाएं हैं जिसके अंतर्गत खाद्य सुरक्षा को हम लोगों ने सुनिश्चित कर रहे हैं। जी। एक तो है आपका लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको हम लोगों ने कंट्रोल दुकान के नाम पर, राशन दुकान के नाम पर बोलचाल के भाषा में आमतौर पर जानते हैं। इस योजना के अंतर्गत ये प्रावधान है कि हर पात्र व्यक्ति को प्रति व्यक्ति 5 किलो प्रति माह सस्ता अनाज, सब्सिडाइज अनाज जो है उसको देने का प्रावधान है। और इसके अंतर्गत जो सबसे गरीब तबके के लोग हैं, जिनको अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत कवर किया गया है, उस परिवार को प्रति माह 35 किलो अनाज देने का प्रावधान शासन ने किया है। मध्य प्रदेश शासन ने तो यहाँ तक का व्यवस्था किया है कि चाहे मोटा अनाज हो, यानी कि मक्का हो या चावल हो या गेहूं हो, प्रत्येक अनाज का 1 किलो अनाज का कीमत मात्र 1 रुपया ही हितग्राही से लिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है जिसमें आम आदमी का खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होता है। दूसरा जो योजना मैंने बताया कि पूरक पोषण आहार कार्यक्रम, पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के अंतर्गत 6 माह से लेकर के 6 वर्ष तक के जो छोटे बच्चे रहते हैं, गर्भवती माताएं हैं, धात्री माताएं हैं, उनको पूरक पोषण आहार देने का प्रबंध राज्य शासन ने और इस एक्ट के अंतर्गत केंद्र शासन ने किया है। जो आंगनबाड़ी केंद्र में जो बच्चे आते हैं उनको एक नाश्ता दिया जाता है, एक गर्म भोजन दिया जाता है। उसमें से जो अधिक कुपोषित बच्चे हैं उनको थर्ड मील के रूप में एक तीसरी बार भी भोजन देने का प्रावधान है। और जो गर्भवती धात्री माताएं हैं उनको घर भेज करके उसको टेक होम राशन बोलचाल के भाषा में कहा जाता है, उसमें टेक होम राशन दिया जाता है ताकि घर में वो उसको बना करके ले सके। जी। इसी प्रकार का जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं जो स्कूल में जाते हैं, उनके लिए भी ये प्रावधान है। उनको हम मध्याह्न भोजन के नाम से जानते हैं, ग्रामीण विकास विभाग इसका क्रियान्वयन करता है। तो हर स्कूल में हर बच्चे को, स्कूल जाने वाले बच्चा जो कि 14 साल से कम उम्र का हो, उसको दोपहर को एक गर्म भोजन देने का व्यवस्था है।
और गर्म भोजन देने के लिए भी उसका एक मेनू बना है कि सोमवार को क्या खाना मिलेगा, मंगलवार को क्या भोजन मिलेगा, बुधवार को क्या मिलेगा, गुरुवार को क्या मिलेगा, ताकि बच्चा का ध्यान पढ़ाई में केंद्रित रहे, उसका माँ बाप उसको दूसरे काम में न लगाए, स्कूल में हमारा उपस्थिति अच्छी रहे और हमारा शिक्षा व्यवस्था भी मजबूत हो, उसके पीछे ये मंशा है। इसी प्रकार का जो हमारे गर्भवती माताएं हैं उनके लिए भी केंद्र शासन ने ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण योजना लाया है, जिसको प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के नाम पर हम जानते हैं। उसमें पहले बच्चे तक का हर गर्भवती माता को सर आपको इंटरप्ट करूंगी, फोन कॉल हम ले लें। हाँ प्लीज। नंद स्वरूप मिश्रा जी हमारे रेगुलर व्यूअर जुड़े हैं हमारे साथ टेलीफोन के माध्यम से। हेलो हेलो, हाँ जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम, नमस्कार सर। नमस्कार। बाराबंकी गांव मेरा बसौली पड़ता है। स्वागत। मैं जानना ये चाहता हूँ कि जिन बच्चों को भोजन दिया जाता है, मध्याह्न भोजन दिया जाता है सरकार के द्वारा, जी, तो जो मीनू होता है उसके कभी के अनुरूप दिया जाता है, जैसे बिल्कुल से ही काम चला दिया गया या नहीं खाना बनाया गया, तो इसकी शिकायत या इससे किस प्रकार से निपटा जाए? जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं आपके माध्यम से लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि ये महज केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं बना दी गई है, लेकिन उसका अगर कोई इसमें व्यवधान डालता है, अगर पीडीएस के दुकान से आपको राशन नहीं मिलता है, मध्याह्न भोजन में बच्चों को, जैसे अभी दर्शक ने पूछा कि उसको अगर खाद्यान्न वहाँ पर गर्म भोजन नहीं मिलता है, या आंगनवाड़ी केंद्र में उसको पूरक पोषण आहार ठीक से नहीं दिया जा रहा है, या इसमें से बाधा पहुंचा जा रहा है, कुछ दिन तक का बंद रखा जा रहा है, या अच्छा गुणवत्ता का नहीं दे रहा है, अगर इस प्रकार की घटना है तो आप नोडल अधिकारी और जिला कलेक्टर जो है उनको शिकायत करते हैं, राज्य खाद्य आयोग को आप शिकायत कर सकते हैं, खाद्य आयोग उसका जांच कर सकता है, उसका निराकरण कर सकता है, राज्य शासन को सलाह दे सकता है, राज्य शासन को सुझाव दे सकता है कि इस व्यवस्था के कैसे हम ठीक करें। इससे और एक कदम आगे चल कर के व्यवस्था है कि अगर कहीं पर इस कार्यक्रम को कुछ दिन के लिए आपने बंद किया है, आपने खाना नहीं दे रहे हैं, भोजन नहीं दे रहे हैं या राशन नहीं दे रहा है, तो उसका जांच होगा कि इसके लिए उत्तरदायी कौन है, क्या कोई व्यक्ति है उत्तरदायी या कोई संस्था इसके लिए उत्तरदायी। कलेक्टर इसका जांच करेगा, जांच करने के बाद जो व्यक्ति या संस्था इसके लिए दोषी पाए जाते हैं उससे 1.5 गुना राशि वसूल करके हितग्राही का खाते में जमा करने का प्रावधान है। इसके संबंध में न केवल प्रावधान है बल्कि केंद्र शासन ने तो इसके लिए नियम ही जारी कर दिया जी, और हमारा राज्य शासन भी इसके लिए नियम बना रहा है। तो इस प्रकार हमारा दर्शकों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि कहीं पर अगर कंट्रोल दुकान नहीं खुल रहा है, कहीं पर मध्याह्न भोजन नहीं दी जा रही है, चाहे भले कोई भी कारण हो, वो कारण का हम पता लगाएंगे, उसका जांच करेंगे और जो दोषी व्यक्ति है या दोषी संस्था है उससे ये राशि वसूल करने का प्रावधान है। ये प्रावधान के बारे में हम विस्तार से भी बात करेंगे और जो हमारे 2 टेलीफोन के माध्यम से हमारे 2 दर्शक श्रोता जुड़े थे उनके सवाल को भी हम और विस्तार से एक छोटे से अंतराल के बाद चर्चा करेंगे। जल्द लौटते हैं। झाड़ के पीछे, पेड़ के नीचे, तालाब के आजू, पटरी के बाजू, करते हो तुम पेट हल्का, ना शौचालय ना है नलका, फैल गई गंदगी बीमारी चारों ओर, अरे इसीलिए बॉस शट द डोर। मतलब दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद, अरे खुले में जब शौच करोगे खुल के रोग फैलाओगे तो भाई बीमार पड़ोगे सब संग। तो क्या करें? दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। बात समझ में आई तो ही लाओ अपनी मुंडी, शौच करना है तो बंद करो भाई कुंडी। शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। Withstands temperatures up to 93 degrees, does not give in to fire, provides the smoothest inner surface, remains environmentally friendly, fights extreme weather conditions. With a combined experience of 90 years and still keeping it stylish. Pinolex FlowGuard Plus, pipes and fittings for residential, commercial and industrial use. भैया जी सारी तैयारी कर ली अपने गोपाल की शादी की, आप चिंता ही मत कीजिए, लच्छू सब संभाल रहा है। अच्छा भैया जी, जैसे आप बताए थे सेम टू सेम जूते आ गए हैं, शेरवानी फिट करा लिया है और टोपी एकदम लल्लन टॉप। भैया जी यहाँ का भी अपॉइंटमेंट ले लिया है हमारे लिए। हमने कहा था ना भैया जी, लच्छू सब संभाल रहा है, एकदम हीरो बना के ले जाएंगे अपने भाई को। वहाँ बात की
परिवार नियोजन? भैया जी ऐसी बातों में मर्दों का क्या काम? वाह, अपने परिवार की प्लानिंग में तेरा कोई काम नहीं। जब बहू आएगी तुझे पूछेगी बुड़बक कि परिवार नियोजन का कौन सा तरीका अपनाना है तो क्या कहेगा? लच्छू संभाल रहा है। क्या बोल रहे हैं भैया जी? फोन लगा और सिर्फ शादी नहीं, शादी के बाद की समझदारी की तैयारी करो, समझे? भैया जी शर्माता है, बकलोल है। सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है इंडिया। अपना भविष्य पक्का बना रहा है इंडिया। फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाएं। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। पुनः स्वागत है आपका कार्यक्रम कानूनी सलाह में। आज हम चर्चा कर रहे हैं खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के बारे में और आज के हमारे गेस्ट एक्सपर्ट हैं श्री राज किशोर स्वाई जो अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग में। आपका पुनः स्वागत है कार्यक्रम में। अंतराल के पहले हम बात कर रहे थे, हमारे साथ दो दर्शक जुड़े थे, पारस जी जुड़े थे बालाघाट से और मिश्रा जी जुड़े थे बाराबांकी से। इन लोगों का यही सवाल था कि आम आदमियों के लिए, आम लोगों के लिए कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं, क्या हितग्राहियों को अधिकार है और उनको ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। आपने हमको बहुत विस्तार से भी इसका जवाब दिया था सर। थोड़ा सा और बताएं जो बात अधूरी रह गई थी अंतराल के पहले कि अगर हम इस एक्ट की बात करें तो एक्ट में जितनी भी बातें दी गई हैं क्या लोगों को एक्चुअली में पता रहता है कि उनका क्या अधिकार है? जैसे आपने हमें 2 श्रेणी के जो राशन कार्ड्स बनते हैं उसके बारे में बताया कि किसी को इतना मिलता है और किसी को इतना एंटाइटलमेंट है जो खाद्य हैं उनके बारे में। ये क्या कोई स्लैब है जो किसी वेबसाइट पे उपलब्ध है या ये न्यूज़पेपर्स में निकलता है? सही इन्फॉर्मेशन कैसे पहुँचती है उन लोगों तक कि ये उनके अधिकार हैं? देखिए, पहले जब ई रेशन कार्ड का व्यवस्था नहीं था जी, तब राज्य शासन ने जब राशन कार्ड जारी करता था तो हर इंडिविजुअल जो हितग्राही है उनके पास वो कार्ड रहता था। अभी भी उनके पास वो कार्ड है, लेकिन एक्ट आने के बाद इसको मैंडेटरी कर दिया गया, कंपलसरी कर दिया गया कि सरकार की जो वेबसाइट है, जो खाद्य विभाग का वेबसाइट है, उस वेबसाइट में भी ये प्रदर्शित है। इसमें से पूर्ण पारदर्शिता रखा गया है कि कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी इसको डाउनलोड करके देख सकता है। इसके अतिरिक्त रहा सवाल गांव में रहने वाले व्यक्तियों के लिए, उनके लिए सूची जो है वो आपके जो राशन दुकान है उसका केंद्र में वो बाकायदा उसका रजिस्टर रखा गया है और वहाँ पर जो मशीन्स उपलब्ध कराई गई है, जहाँ पर खास करके शहरी क्षेत्र में जहाँ पर बायोमेट्रिक्स के माध्यम से उनका आधार नंबर को जांच करके दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में तो वो नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में तो अभी छूट है। ग्रामीण क्षेत्र में केवल आधार नंबर दिखते हैं लेकिन रजिस्टर में वितरण करते हैं। उस मशीन के अंदर सभी लोगों का नाम है, रजिस्टर में उनका नाम है। हम लोग ये भी व्यवस्था कर रहे हैं और हम लोगों ने राज्य शासन को सलाह दिए हैं, वहाँ जहाँ पर हम निरीक्षण के लिए जाते हैं या समीक्षा बैठक में जाते हैं, हम जिला प्रशासन को भी इस बात के लिए पाबंद कर रहे हैं कि राशन दुकान के अंदर हिंदी फॉन्ट में जो हितग्राही है उसका नाम लिख करके स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर दिया जाए, ताकि हर व्यक्ति को मालूम पड़े कि राशन लेने वाला व्यक्ति कौन है और उसका आर्थिक स्थिति वास्तविक रूप से गाँव में क्या है, ताकि अगर कोई बड़े व्यक्ति भी उसमें से है, गरीब व्यक्ति निसंकोच वहाँ पर कंप्लेन कर सकता है, उसने शिकायत कर सकता है कि अमुक व्यक्ति तो बहुत बड़ा लगता है लेकिन उसका नाम भी इस राशन कार्ड में कैसे है। इस प्रकार से राशन कार्ड किनके पास है उन सभी लोगों का नाम हिंदी फॉन्ट में लिख करके केंद्र के अंदर भी प्रदर्शित किया जा रहा है और उसका अतिरिक्त तो वहाँ पर रजिस्टर में मौजूद है, जो रजिस्टर में वो व्यक्ति अपना दिख सकता है। आयोग का इसमें क्या रोल रहता है सर? जैसे ये जो आपने शिकायत का प्रावधान बताया, क्या आयोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सीधा ग्राउंड लेवल पे लोगों से जुड़े या आपका एग्जीक्यूशन से रिलेटेड काम है? थोड़ा सा आयोग का जो काम है, आयोग एक वॉचडॉग का काम करता है। सरकार ने बहुत व्यापक प्रबंध किया है इन योजनाओं को लागू करने के लिए, जैसे आप और हम सभी लोगों को मालूम है जी। इसमें 3 डिपार्टमेंट लगे हुए हैं। फूड डिपार्टमेंट का पूरा अमला पीडीएस को क्रियान्वयन करने में लगा हुआ है। ग्रामीण विकास विभाग का जो अमला है वो अपना मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का देखरेख करता है और इसी प्रकार का
जो महिला बाल विकास विभाग जिसका अमला गांव-गांव तक फैला हुआ है, वो आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से इन योजनाओं का चला रहे हैं। जो दर्शक नहीं समझ पाए, वो पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स यानी कंट्रोल की दुकान। कंट्रोल दुकान है। जी जी। आयोग का काम है कि आयोग ये दिखता है कि सरकार इन जो योजनाएं हैं, इन योजनाओं को कितना बेहतरीन ढंग से चला रहा है। जी। कहीं पर कुछ गैप तो नहीं है, कहीं पर कोई कमी तो नहीं है, शिकायत जो आ रहा है उसके ऊपर प्रॉपरली ध्यान दिया जा रहा है या ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उसका निराकरण हो रहा है या नहीं हो रहा है, लोगों से अधिक दाम तो नहीं लिया जा रहा है राशन सामग्री देने में, दुकान नियमित रूप से खुल रहा है या नहीं खुल रहा है। अगर किसी आदमी को शिकायत है, वो शिकायत कहाँ करेगा? तो वो शिकायत का नंबर जो है हमारा यहाँ पर मुख्यमंत्री ऑनलाइन का जो शिकायत निवारण के लिए जो व्यवस्था की गई है, बहुत पुख्ता व्यवस्था है। तो उसका नंबर हर कंट्रोल दुकान जो राशन दुकान है, हर राशन दुकान के बाहर वो लिखा हुआ है, ताकि किसी आदमी को अगर कहीं कोई शिकायत करना है तो वहाँ पर वो शिकायत करता है और उसका निगरानी, उसका समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भी करते हैं और विभाग भी करता है। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर्स भी दिखाए जा रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं। और जिस तरह आपको हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं, वो एक तरीका है कि अगर आप इस तरह की कोई भी कमी या खामी देखते हैं तो इन नंबर्स पर आप ज़रूर कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। सर, ये जैसे आयोग है, ये डायरेक्टली लोगों के टच में आता है? जैसे जनरली आयोग में क्या होता है, लोग जाके खुद कंप्लेंट कर देते हैं, तो आप तक भी लोग डायरेक्टली पहुंच सकते हैं? हमारा काम है, हम वाचडॉग है तो हम संभाग स्तर पर जाते हैं, जिले स्तर पर जाते हैं, गांव स्तर पर भी जाते हैं। हम लोग जनप्रतिनिधियों से चर्चा करते हैं, अधिकारियों से चर्चा करते हैं। मौके पर धरातल पर ये कार्यक्रम वास्तविक रूप से कैसा चल रहा है उसको देखने के लिए हम आंगनबाड़ी केंद्र में भी जाते हैं, राशन दुकान में भी जाते हैं, मध्याह्न भोजन को भी जाकर के परखते हैं और हितग्राहियों से चर्चा करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है हितग्राहियों की संतुष्टि। अगर हितग्राही इससे संतुष्ट है, इस कार्यक्रम में उसको अगर कोई तकलीफ नहीं है, उसको अगर बिना बाधा के सारे सुविधाएं मिल रहा है, तो इससे और बेहतर चीज़ कुछ नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम उनसे भी बात करते हैं जब हम जिले में या गांव में जाते हैं। इसका अतिरिक्त अभी हम एक विकास खंड में समस्या निवारण शिविर भी आयोजित कर रहे हैं। हम हर संभाग के 2-2 जिलों को लिए हैं, जो जिलों में 2 दिन का कार्यक्रम रहता है। हम आखिरी दिन एक विकास खंड का मुख्यालय पर एक समस्या निवारण शिविर भी लगाते हैं, जिसमें अगर कोई शिकायत किसी को हो स्थानीय तौर पर, क्योंकि लोग साधन के अभाव में दूर दूर तक नहीं जा सकते हैं, पास में आकर के वो हमसे शिकायत भी कर सकते हैं। इसको कंटिन्यू करेंगे, एक फ़ोन कॉल हम अटेंड कर लें। इसी बीच हमारे साथ रोहित सिंह जी जुड़ रहे हैं टेलीफोन के माध्यम से। हेलो हेलो जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, अपना सवाल पूछिए। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने टेलीविजन का वॉल्यूम कम रखें। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। रोहित जी, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो, शायद उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। हमारा सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप जब भी हमसे फ़ोन के थ्रू कांटेक्ट करने की कोशिश करें तो टेलीविज़न का वॉल्यूम कम रखें, इससे आपको भी सुविधा होगी और हमें भी। आप जो इससे पहले हमें बता रहे थे सर, प्लीज़ बताएं। तो हम समस्या निवारण शिविर भी वहाँ पर लगाते हैं, ताकि व्यक्ति वहाँ पर आसानी से हम तक पहुँच सके। खास करके उसी विकासखंड का व्यक्ति तो आराम से पहुँच सकता है और हम लोगों को बता सकता है। इसका अतिरिक्त मैं आपको ये भी बता देना चाहूँगा कि एक्ट के अंतर्गत त्रिस्तरीय व्यवस्था एक लागू की गई है, जिसमें ये जो योजनाओं को चलाने वाले जो जिला स्तर के अधिकारी हैं, उनको हम लोग नोडल अधिकारी कहते हैं। जैसे महिला बाल विकास के संबंध में महिला बाल विकास का कार्यक्रम अधिकारी जो जिला मुख्यालय पर रहता है, राशन दुकान के मामले में जो जिला आपूर्ति नियंत्रक या अधिकारी रहता है वो उसका नोडल अधिकारी होता है, और मध्याह्न भोजन के मामले में टास्क ऑफिसर होता है। इसी बीच में हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं छतरपुर से, राकेश कुमार जी। हेलो हेलो हेलो, शायद राकेश जी से हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है। जी सर, बताएं। तो उन नोडल अधिकारियों को लोग शिकायत कर सकते हैं। जो जिला कलेक्टर है उसको इस एक्ट के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन ने जिला शिकायत निवारण प्राधिकारी घोषित किया है। अगर कोई आदमी नोडल ऑफिसर का फैसला से संतुष्ट नहीं है या वहाँ से उसको न्याय नहीं मिल रहा है, तो कलेक्टर के पास शिकायत कर सकता है। और कलेक्टर के द्वारा जो आदेश दिया गया उससे अगर कोई व्यथित
होता है आदमी इन योजनाओं के संबंध में, तो वो राज्य खाद्य आयोग के पास अपना अपील कर सकता है जी। इसका अतिरिक्त कोई व्यक्ति सीधा राज्य खाद्य आयोग में कंप्लेन करना चाहता है, वो सीधा आ सकता है। इसलिए हम लोगों ने अपना नंबर भी दिए हैं, अपना ईमेल एड्रेस भी दिए हैं। वो ईमेल में शिकायत कर सकता है, रजिस्टर्ड डाक में भेज सकता है, सीधे आकर के हमको कार्यालय में दे सकता है, या चिट्ठी के द्वारा वो अवगत करा सकता है, या जब हम लोगों ने जिला या विकासखंड स्तर पर भ्रमण कार्यक्रम बनाते हैं तो वहाँ पर भी आकर के समक्ष में बता सकते हैं। इसलिए बहुत पुख्ता व्यवस्था इसमें से किया गया है कि कोई भी आदमी अपना जायज़ बात को लेकर के, अपना दिक्कत को लेकर के इन माध्यमों से, चाहे नोडल अफसर हो, चाहे जिला शिकायत निवारण प्राधिकारी हो, चाहे राज्य खाद्य आयोग हो, उन तक का अपना शिकायत पहुंचा सकता है और उसका निराकरण का अपेक्षा रख सकता है और निराकरण होता है। ये जो जिला शिकायत निराकरण अधिकारी की बात अगर करें तो ये कलेक्टर महोदय होते हैं। अगर प्रॉपर चैनल से आप जाएंगे तो आयोग आप अपील के ज़रिए पहुंचेंगे, लेकिन आप डायरेक्टली भी, जैसा सर ने बताया, आयोग में अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। सर, ये जो आपने बताया कि वेबसाइट पर ये सारी सुविधाएँ उपलब्ध है, वेबसाइट आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? वेबसाइट अभी हमारा बन रहा है। मैं आपको ईमेल एड्रेस का ईमेल एड्रेस बताएं। मैं ईमेल एड्रेस में आपको देना चाहूँगा। ईमेल एड्रेस से foodcommission@mp.gov.in। मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, foodcommission@mp.gov.in जी। इसमें भी आप ईमेल में कोई भी व्यक्ति अगर जेन्युइन शिकायत है वो हमको भेज सकता है। जी, तो इस ईमेल पर अगर आप कोई भी कंप्लेंट करते हैं या अपनी कोई जिज्ञासा भी अगर आप यहाँ पर आप पूछना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके प्रॉब्लम का समाधान ज़रूर होगा। सर, ये जो अगर हम एंटाइटलमेंट की बात करें तो नेचुरली ऐसे कौन से वो हैं कैटेगरीज, अगर आप बताना चाहें कि इतनी 20 या इतनी कैटेगरीज में ये डिवाइड किया गया है, या इतने लोगों को ये समझा जाएगा कि इनको इतने ही एंटाइटलमेंट की ज़रूरत होगी, या इनको शायद ज़्यादा ज़रूरत होगी, या इनके लिए और सस्ते दाम रखी, ये दर किस तरह से डिसाइड की जाती है? दर तो सभी के लिए एक है। हाँ। लेकिन जहाँ तक का एंटाइटलमेंट और विभिन्न कैटेगरी का प्रश्न आपने कहा, हाँ। पूछा, तो उसके बारे में मैं आपको बता देना चाहूँगा। अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत जो अत्यंत गरीब निर्धन परिवार है वो चिन्हित है, और केंद्र सरकार प्रत्येक राज्य सरकार को एक सीमा दिया है। हमारा मध्य प्रदेश के लिए भी एक सीमा फिक्स किया है, लगभग 1,51,5 लाख कुछ लोग हैं जी। इसका अतिरिक्त राज्य सरकार को केंद्र सरकार ने कहा है कि आप अपना प्राथमिकता श्रेणी के व्यक्तियों को पहचान करो जिन्हें ये सस्ता अनाज दिया जा सकता है। मध्य प्रदेश शासन ने लगभग 25 प्रकार के श्रेणी के लोगों को इस योजना का लाभ देने के लिए तय किया है। अच्छा। और काफ़ी व्यापक है वो। उसमें बीड़ी श्रमिक है, मुख्यमंत्री सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभ लेने वाले व्यक्ति है। सर, इसको हम कंटिन्यू करेंगे, एक छोटा सा अंतराल ले लें इस कार्यक्रम में, जल्द लौटते हैं। देखते रहिए दूरदर्शन मध्य प्रदेश। हम कानूनी सलाह में फिर हाजिर होंगे आपके लिए। बेटा, सब ठीक होगा, बस तू पहला घंटा याद रखना। हाँ, जरा ध्यान से। कैसी हो? पहला घंटा याद है? पिला दिया। पहले 1 घंटे में माँ का पहला दूध बनाए बच्चे को अंदर से मजबूत, बीमारियों से लड़ने के लिए। क्यों? माँ का दूध फायदे खूब। Withstands temperatures up to 93 degrees, does not give in to fire, provides the smoothest inner surface, remains environmentally friendly, fights extreme weather conditions. With a combined experience of 90 years and still keeping it stylish. Pinolex FlowGuard Plus, pipes and fittings for residential, commercial and industrial use. इतने सारे फल फूल, वाह कमाल है भाई। सब शौचालय का आशीर्वाद है मिश्रा। शौचालय? शौचालय नहीं, शौचालय, वो भी 2 गड्ढों वाला। 7 साल पहले मैंने इनसे कह दिया था, शौचालय नहीं तो शादी नहीं। और मैंने क्या जवाब दिया था? 2 गड्ढों वाला नहीं तो शौचालय नहीं। 2 गड्ढे? क्यों? एक गड्ढा 5 साल में भर जाएगा शौच करते करते। उसके बाद लिवर को ऐसा घुमाओ और दूसरा गड्ढा खोल दो। अरे दूसरी की क्या जरूरत है, इसी को साफ करवा दो ना। टट्टी तो है। ये टट्टी नहीं है, ये सोना है। अरे ये गड्ढा भरने के बाद अगर 1 साल बंद रहेगा तो यही छीछी सोना बन जाएगा। यानी सोनखार। इसे हाथ से उठाओ और खेतों में मिलाओ और शौचालय का आशीर्वाद पाओ। अब तो मैं भी बनवाऊंगा 2 गड्ढों का शौचालय। और ये भाभी जी को दो। धरती का उपहार है मिश्रा। शौचालय हो तो 2 गड्ढों वाला।
करो तो फिर। अरे हो गया क्या भाई? 2 मिनट यहाँ पे, 5 मिनट निकला, 2:30 बजे की मीटिंग, पहले ये तो हो जाए। अरे भाई हो गया क्या? क्या कर दिया गाड़ी को? Sir, your car is fixed. थैंक यू, जानी बचा लिया था आपने। That's okay, sir. It's my job. काम कितना ही मुश्किल हो, संभाल ही लेती है। ये है नए भारत की नई बेटियां। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके मनपसंद कार्यक्रम कानूनी सलाह में। आज हम चर्चा कर रहे हैं खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में। अभी बीच में हम जो बातचीत कर रहे थे उस दौरान हमारे साथ टेलीफोन के माध्यम से एक दर्शक जुड़े थे, तबरेज़ जी। उनका ये सवाल था कि ये जो सुविधाएं हैं ये सिर्फ राशन कार्ड धारकों को ही मिल सकती हैं या सबके लिए उपलब्ध हैं? क्या बताएंगे? राशन कार्ड धारक जो है उसको तो राशन दुकान के अंतर्गत जो सस्ता अनाज दिया जाता है वो मिलेगा। हाँ। लेकिन आंगनबाड़ी कार्यक्रम के अंतर्गत जो पूरक पोषण आहार दिया जा रहा है उसके लिए राशन कार्ड का कोई आवश्यकता नहीं है। मध्याह्न भोजन के अंतर्गत बच्चों को जो गर्म भोजन दिया जा रहा है उसके लिए राशन कार्ड का कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के अंतर्गत जो गर्भवती माताओं को जो अनुदान दिया जा रहा है उसलिए राशन कार्ड का जरूरत नहीं है। यानी ये सुविधाएं जो है ये सभी के लिए बराबरी से अलग अलग योजनाएं हैं। हाँ। किस योजना के लिए, प्रत्येक योजना के लिए जो अर्हता है, जो पात्रता है और जो अनिवार्यता है उसको तो सब पूरा करना पड़ेगा। लेकिन राशन कार्ड तो केवल राशन दुकान से सामग्री प्राप्त करने के लिए ही ज़रूरत होता है, दूसरे योजनाओं का लाभ के लिए नहीं। दूसरे योजनाओं की, यानी कि अगर आप वेबसाइट पर इसकी स्टडी भी करके देखेंगे या फिर आप इसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप ईमेल के ज़रिए भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। बात यह है कि कौन सी सुविधा की बात आप कर रहे हैं उसके लिए वो सूटेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि राशन कार्ड की ज़रूरत है या नहीं। जहाँ तक जैसा सर ने बताया है, अगर आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करते हैं तो उसके लिए राशन कार्ड की आवश्यकता आपको पड़ेगी। आप हमें सर कैटेगरीज बता रहे थे एंटरटेनमेंट मैं आपको बता रहा था कि मध्य प्रदेश शासन ने करीब 24 कैटेगरी अंत्योदय अन्न योजना को छोड़ करके बाकी लोगों को चिन्हित किया है। उसमें से तो पहला बात है कि सारे जितने भी बीपीएल परिवार हैं वो सभी बीपीएल परिवार को सस्ता अनाज लेने का अधिकार है। और जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति के परिवार हैं वो अगर इनकम टैक्स पे नहीं कर रहे हैं और शासकीय सेवक नहीं है तो ऐसे सभी अनुसूचित जाति जनजाति के परिवार को इस योजना का लाभ यानी कि सस्ता अनाज लेने का पात्रता उनको है। इसके साथ साथ बीड़ी श्रमिक है, मुख्यमंत्री मजदूर योजना के अंतर्गत पंजीकृत लोग जो है उसका कार्ड धारक, वो सारे लोगों को पात्रता है। शहरी हाथ ठेला चालक उसको है। कामकाजी महिलाएं जो है, शहरी जो घरेलू कामकाज करते हैं जो महिलाएं हैं उन लोगों के लिए ये पात्रता है। मछुआरे जितने हैं उनके लिए इसके अंतर्गत पात्रता है। जो कुली है उसके लिए पात्रता है। जो वाहन चालक है और परिचारक है अगर उनके पास प्रमाण पत्र है तो उनको इसका पात्रता है। तो आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश शासन ने जितना कैटेगरी जो 24-25 कैटेगरी लगभग बनाया है वो बहुत व्यापक कैटेगरी है। तो इसके फलस्वरूप आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में लगभग 75 से लेकर के 80% तक का हमारा जो जनसंख्या है वो जनसंख्या आज राशन का लाभ, सस्ता अनाज का लाभ ले रहा है। तो ये बहुत अहम सुविधा है जो राज्य सरकार की तरफ से हमको मिल रही है। सर एक चीज़ जो कई बार सामने भी आती है, लोग भी कहते हैं कि हम लोग कंट्रोल की दुकान तक गए लेकिन हमें सामान नहीं मिला, दुकान तो खुली थी। तो क्या गोडाउन से वहाँ तक सामान पहुँचता है टाइमली कि नहीं पहुँचता, या ये एक्सक्यूज़ जो है जेन्युइन होता है कि कैसे गोडाउन से वहाँ तक सामान पहुँचता है और कहाँ तक ये उनके लिए जस्टिफाइड है कि लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ता है कई बार? पहले अगर इस प्रकार का कोई अव्यवस्था रहा होगा तो मैं उसके बारे में नहीं बोल सकता हूँ,
लेकिन अब राज्य शासन ने जो द्वार प्रदाय योजना है उसको काफ़ी मजबूत किया है। द्वार प्रदाय योजना के अंतर्गत जो राज्य भंडार गृह निगम का जहाँ पर गोडाउन होता है, जहाँ पर खाद्यान्न रहता है, अनाज रहता है, वहाँ से खाद्यान्न को उठा करके नागरिक आपूर्ति निगम का जो इशू सेंटर है, जो गोडाउन है, तो उससे उठा करके कंट्रोल दुकान तक का पहुँचा जाता है। और ये कम से कम 4-5 महीना से जब से आयोग ने सजेशन दिया था और राज्य शासन ने का एजेंसी ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया, अब तो अगले महीना का सारे के सारे सामग्री लगभग कंट्रोल दुकान में पहुंच जाता है। अभी हमारा आयोग ने पिछले दिनों गया था, हम झाबुआ गए, अलीराजपुर गए, दामोह, पाना गए, अभी हम लोगों ने सीधी और सिंगरौली भी जा रहे हैं। तो ये 4-5 जिला में हमने दिखे और संभागीय बैठक में भी हम लोगों ने दिखे कि 1 महीना पहले लगभग सारे सामग्री इकट्ठा पहुंच जाता है कंट्रोल दुकान में। जी जी। तो इसलिए ऐसा नहीं होगा कि एक आदमी को बार बार आने का वहाँ पर दिक्कत है। हाँ, अलबत्ता कहीं पर बारिश हो गई, कहीं पर अगर और कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ के कारण अगर कहीं पर कुछ बात होता है तो वो अलग बात है, वो कि टेम्पररी और अस्थायी चीज़ें हैं, लेकिन स्थायी रूप से इसका निराकरण इस प्रकार से किया गया है। जी, ये एक बहुत अच्छी बात है कि अगर पहले ऐसा होता था तो मौजूदा समय में जो ये काम किया जा रहा है इसमें तो एडवांस में 1 महीने पहले ही कंट्रोल की दुकान तक सारे खाद्य सामग्री पहुंचाई जा रही है। इसमें आप पहले भी था, ये योजना भी था, पहले द्वार प्रदाय योजना के अंतर्गत कार्रवाई होती थी, लेकिन अभी हमने देखते हैं कि जितना मजबूती से और जितना लगन से काम को किया जा रहा है वो वाकई प्रशंसा योग्य है। मतलब ऐसा नहीं कि हम वाचडॉग है तो हर बात को हम लोगों ने क्रिटिसाइज करें या दूसरे नज़र से देखें। जो अच्छा काम हो रहा है उसका प्रशंसा भी करना चाहिए। तो द्वार प्रदाय योजना वास्तविक रूप से अभी बहुत अच्छे से क्रियान्वित हो रहा है। तो इतनी सारी पॉलिसीज सर एक साथ चलती हैं और आयोग का जो काम है वो इसकी निगरानी करना है, जैसा कि आप हमको शुरू से बताते आ रहे हैं कि आप इसके एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन को लुक आफ्टर करते हैं। ये ऐसा क्या तंत्र है कि आप इतनी सारी पॉलिसीज़ जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स को जो दी गई हैं वो कैसे ग्राउंड लेवल तक पहुंचती हैं, आप क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हैं? इसमें केवल जो राज्य खाद्य आयोग है वो एकमात्र वाचडॉग नहीं है या निगरानी करता जो है वो है नहीं। इसमें प्रत्येक योजनाओं के लिए 3 स्तर पर निगरानी समितियां गठित की गई है। एक तो उचित मूल्य दुकान स्तर पर गठित की गई है निगरानी समिति, विकासखंड स्तर पर मध्याह्न भोजन को देखने के लिए एक निगरानी समिति गठित किया गया है, और जिला स्तर पर एक निगरानी समिति गठित किया गया है। ये जो निगरानी समितियां हैं उसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि रहते हैं, वहाँ का अधिकारी रहते हैं, तो वो उसका निगरानी करते हैं। उसको निगरानी और सतर्कता समिति कहा जाता है। हम लोगों ने अभी उनको भी पाबंद कर रहे हैं कि हर कंट्रोल दुकान के बाहर, राशन दुकान के बाहर ये निगरानीकर्ता समितियों के नाम और उनका मोबाइल नंबर लिखा जाए, ताकि स्थानीय जनता को इधर उधर भटकने के बजाय उनको पहले वो अपना शिकायत वहाँ पर दर्ज करें। सर एक फ़ोन कॉल हम अटेंड कर लें। हमारे साथ मुरैना से एक दर्शक जुड़ रहे हैं, जितेंद्र जी। हेलो 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 कुछ। हाँ जितेंद्र जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, सवाल पूछिए, स्वागत है आपका। हेलो। जी मैम, मैं पूछना चाहता हूँ कि सामान्य श्रेणी की तुलना में उनके लिए मतलब सही सेवा मुझे नहीं है क्या व्यवस्था, और मैं HIV पॉजिटिव भी हूँ, तो मुझे कोई लाभ नहीं मिल सकता क्या? जी क्या बताना चाहेंगे सर? स्पष्ट नहीं हुआ। जी सामान्य श्रेणी का हूँ सर। हमारे जो दर्शक जुड़े हैं इनका कहना है कि ये सामान्य श्रेणी के हैं और सामान्य विकलांग हैं और HIV पॉजिटिव भी इन्होंने बताया। इनको क्या ऐसी कोई सुविधा मिल सकती है किसी श्रेणी के अंतर्गत? निश्चित रूप से निश्चित रूप से आपको निश्चित ही सुविधा मिल सकती है। मुझे लगता है कि आपका प्रश्न मुझे इतना टेलीफोन में गड़बड़ी होने के कारण इतना स्पष्ट तो मुझे सुनाई नहीं दिया, लेकिन मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि सामान्य श्रेणी का हर BPL व्यक्ति को, BPL परिवार को सस्ता अनाज लेने का अधिकार है। उसके अतिरिक्त मैंने 24 श्रेणी का आपको बताया कि जिस श्रेणी में भी आप आ सकते हो, आप बीड़ी श्रमिक हो, मजदूर हो, हाथ ठेला चालक हो, कुली हो
या और गंभीर बीमारी जैसे आपने बताया कि निराश्रित हो, अत्यंत निर्धन हो, ये तमाम प्रकार का लोगों को सस्ता अनाज देने का व्यवस्था की गई है। बिल्कुल, आप इस तो सुविधा का इसलिए लाभ उठा सकते हैं। आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। जी, ये था आपके क्वेश्चन का आंसर। और अगर आप सर इसके लिए इनको कहाँ जाना होगा? क्या इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट तैयार करवाना होगा इनको? नहीं, वो जाके अपना जिला आपूर्ति अधिकारी जो है, अगर राशन के बात कर रहे हैं और उनका नाम नहीं है, समग्र आईडी में इनका नाम है, तो वो जाके जिला आपूर्ति अधिकारी से अपना बात रखें और जिला कलेक्टर से अपना बात रखें, तो उनका पहचान होगा, जांच होगा और निश्चित रूप से उनको मिलेगा। आपके लिए ये सुविधा मिल सकती है। आप इसके लिए, जैसा कि आपको सर ने बताया, आप वहाँ अप्रोच करें तो आप ये सुविधा का लाभ बिल्कुल ले सकते हैं। आप सर, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज के विषय से संबंधित आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे उनके अधिकारों के संरक्षण के बारे में, और आयोग के बारे में भी, अगर आप कोई आयोग की तरफ से कुछ मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाहें? मैं तो आयोग के तरफ से केवल यही बात बताना चाहूँगा कि हम जहाँ पर जाते हैं, हम चीज़ों को शिकायत के नज़र में देखने के लिए प्रयास नहीं करते। अगर जेन्युइन शिकायत है तो उसका निराकरण तो निश्चित रूप से होगा, उसका जांच होगा, पड़ताल होगा, तमाम चीज़ें होगा। लेकिन हम जनता से ये भी आग्रह करना चाहेंगे कि आप जब तक नहीं जुड़ेंगे इन कार्यक्रमों से, तब तक ये कार्यक्रमों का सफल क्रियान्वयन नहीं हो सकता है, क्योंकि अंतिम छोर पर आम आदमी ही है जिसके लिए ही ये सारी योजनाएं हैं। तो इसलिए आम आदमी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। जैसे आंगनबाड़ी कार्यक्रम में हम देखते हैं कि सरकार इतना सब्सिडी दे करके लोगों को पूरक पोषण आहार और निःशुल्क पूरक पोषण आहार वहाँ पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, लेकिन आपका बच्चों को अगर आप आंगनबाड़ी में नहीं भेजेंगे तो क्या होगा? हम तो खाना बनाएंगे, नाश्ता बनाएंगे, थर्ड मील भी दे रहे हैं, लेकिन अगर बच्चे नहीं आएंगे तो इसका क्या मतलब निकलेगा? या स्कूल में बच्चे नहीं जाएंगे तो फिर वो जो मध्याह्न भोजन मिल रहा है तो उसका फायदा फिर किसको जाएगा? यानी आपके कहने का सीधा सीधा सारांश यही है कि जब तक हम अपने अधिकारों के लिए जागरूक नहीं होंगे और हम लाभ नहीं उठाएंगे इन सुविधाओं का, हम वहाँ जाएंगे नहीं, तब तक इन सुविधाओं का भी कोई उचित वो नहीं रह जाएगा लाभ। थैंक यू सो मच सर, आप आपका कीमती वक्त निकालकर हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए। अच्छा, थैंक यू। आशा करते हैं कि आज का ये अंक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगले मंगलवार ज़रूर देखिए कार्यक्रम कानूनी सलाह। हम हाजिर होंगे आपके लिए एक नए कानूनी विषय पर चर्चा लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त मेघा तिवारी को, हमारी पूरी टीम की ओर से नमस्कार। चाहे नया हो चाहे